हाँ जी बेटे, तो आज हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। आपकी बुक का चैप्टर नंबर 2 है। सर वो उस दिन का एग्जाम्पल नहीं कराया आपने, जो आपने होमवर्क में दिया था वो हुआ ही नहीं। अभी छोड़ो फिलहाल। अब उस एग्जाम्पल के लिए ना अब क्लास स्टार्ट करने दो इसी पे ही, ठीक है। वो एक ही क्वेश्चन रह गया, बाकी सब तो तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है। रिलेशंस एंड वो थोड़ा फंक्शंस। हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट था ना, इसके लिए। वो 3 वाला ना। यस सर। कोई बात नहीं, सॉल्यूशन करके मैं भेज दूंगा शाम को। अब उसको समझा नहीं रहा फिलहाल, क्योंकि फिर इस टॉपिक से पहले फिर मैं बोलूँ, फिर टॉपिक बीच में स्टार्ट करूँ, फिर मज़ा नहीं आता करने का, कराने का। रिलेशंस एंड ओके सर। फंक्शंस बड़ा ज़बरदस्त चैप्टर है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में बहुत हल्का चैप्टर है। एक्चुअलिटी में बहुत बढ़िया चैप्टर है। ये है आपका रिलेशंस एंड फंक्शंस, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा आइडिया देता हूँ आपको। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ठीक है। सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि हमने देखो सेट जब चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 1, तो उसके अंदर हमने सेट्स को ऐड करना सीखा था। एडिशन, यूनियन हो गया, ठीक है ना। यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, माइनस करना हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें सीखी थी। अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट सीख रहे हैं उसका, सेट्स का प्रोडक्ट। जैसे एक सेट ए है 1 2 3, और एक सेट बी है 4 5, ठीक है। तो इसमें इन सेट्स का प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे? सेट ए और सेट बी का प्रोडक्ट, तो इसको लिखेंगे ए इंटू बी, ऐसे पढ़ लो, या ए क्रॉस बी पढ़ लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ज़्यादा हम इसको ए क्रॉस बी पढ़ते हैं। तो ए और बी का मल्टीप्लाई, ए और बी का प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ठीक है। ए क्रॉस बी क्या आएगा, इसको कैसे लिखेंगे? तरीका वही है कि मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे ब्रैकेट्स में नहीं करते थे मल्टीप्लाई करना, 1 2 3 की इधर वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, तो क्या करते थे, इसकी हर एक वैल्यू का इसकी हर एक वैल्यू से मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन वहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते थे। यहाँ मल्टीप्लाई कर नहीं देना। इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखना है, जब 1 का इसके साथ भी करना है और 1 का इसके साथ भी करना है, तो कैसे लिखेंगे इसको? इसको इस तरह से लिखेंगे, जब 1 का 4 के साथ करा तो ऐसे, ठीक है। फिर जब 1 का 5 के साथ करा तो ऐसे। यानी कि ए क्रॉस बी में पहले ए का एलिमेंट लिखा जाएगा, बाद में बी का एलिमेंट लिखा जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है, इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। आप ऐसे नहीं है, आप कहेंगे सर जैसे कि हम 1 इंटू 4 करते थे, जब वहाँ पे जब आपने कहीं मल्टीप्लाई हमने सीखा था, तो 1 इंटू 4 सीखा था, 4 आएगा, या 4 इंटू 1 सीखा था, वो भी 4 आएगा। तो इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता था, पहले किसको लिखना है किसको नहीं लिखना। मल्टीप्लाई में किसको मर्जी आगे पीछे लिख लो, वहाँ पे वो बात चलती थी, यहाँ पे नहीं चलेगी। सेट के मल्टीप्लाई के टाइम पे वो बात नहीं चलेगी। अगर आप ए क्रॉस बी लिख रहे हो, ए क्रॉस बी लिख रहे हो, तो पहले ए सेट का ही एलिमेंट आएगा, बाद में बी सेट का एलिमेंट आएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है आपने। तो अगर मैं आपको 1 लेके चल रहा हूँ, देखो पहले मैं सारी प्रोडक्ट करके लिख देता हूँ क्या आएगा। जब 1 का इसके साथ लिखा तो क्या आएगा, 1 4 आएगा, 1 5 आएगा। फिर अब 2 का करना पड़ेगा, तो ऐसे 2 4 और 2 5 आएगा। फिर 3 का करोगे तो कितना आएगा, 3 4 और 3 5 आएगा, और ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो यानी कि हर जो पहला नंबर है, हर ब्रैकेट ब्रैकेट में जो लिखे हैं, ये ब्रैकेट्स को जो है ना, ये मैं आपको थोड़ा सा ये भी क्लियर कर देता हूँ, या इसका नाम अभी बताता हूँ नीचे थोड़ी देर में, 2-3 सेकंड के बाद। पहले ये इसको क्लियर कर दूँ, फिर इसका नाम भी बताऊंगा। अब ये ब्रैकेट ही मान के चलो। यहाँ हमने छोटी क्लासेस में 9th में 10th में हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स पढ़ा था, जैसे कि इस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2, तो 2,2। अच्छा, यहाँ पे कहीं पे देखो, और इस वाले पॉइंट को देखो, तो ये आ जाएगा कहीं पे 6, और ये कहीं पे 4, तो ये होगा 6,4। ये था ना, तो ये क्या पढ़ते थे वहाँ पे, इसको कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स बोलते थे वहाँ पे। और ये भी क्या होता था, पूरा कार्टेशियन, कार्टेशियन प्लेन बोलते थे ना उसको। बोलो, बोलते थे कि नहीं बोलते थे? कार्टेशियन प्लेन बोलते थे। यस और सर। यहाँ पे भी क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ही है, ठीक है। तो ये दोनों एक ही चीज़ है, मतलब कि दोनों एक ही चीज़ है, मतलब कार्टेशियन पे ही काम हो रहा है, कार्टेशियन प्लेन पे और कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसके अंदर पहली वैल्यू जो होगी वो x की होती है, दूसरी वैल्यू किसकी होती है, y की होती है।
और इनका क्या नाम था, क्या नाम था, इनको क्या बोलते थे, कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं इसको, ऑर्डर्ड पेयर। तो ये जो हर ब्रैकेट बना हुआ है ना, ये जैसे 1 4 एक ब्रैकेट बना है, तो ये है ऑर्डर्ड पेयर। आपको ये ध्यान रखना है, इसको क्या नाम है इसका, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, जो हर एक ऑर्डर्ड पेयर जो बनेगा यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर, उसमें पहले वैल्यू किसकी होगी, पहले वाले सेट की होगी, दूसरी वैल्यू किसकी होगी, दूसरे वाले सेट की होगी। आप इसको उल्टा करके लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। अगर आपने 1 5 की जगह 5 1 डाल दिया तो उसी टाइम पे गलत हो गया, ये ऑर्डर्ड पेयर आपका गलत आ गया। आ रही है बात समझ में, क्या बोला मैंने? यस सर। ठीक है, sir. इनका नाम क्या है, इन सारे जो ब्रैकेट के अंदर, ये जो राउंड ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज लिखी हैं, इस ब्रैकेट को बोलते हैं हम ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, बात आ रही समझ में? पहले वैल्यू पहले सेट को बिलोंग करेगी और दूसरी वाली वैल्यू दूसरे सेट को बिलोंग करेगी। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। और इसका नाम क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, अब बताओ कि एक ऑर्डर्ड पेयर है, जैसे ये ले लूँ एक 7 और 3, एक ऑर्डर्ड पेयर है 7 3। तो ये वाला ऑर्डर्ड पेयर या इस को अगर मैं ग्राफ पेपर पे प्लॉट करूँ कहीं पे, तो कितना आएगा, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 3। यहाँ कहीं पे मैंने अपने तुक्के से लगा दिया ऐसे कि ये 7 है और इसके सामने ये वाला पॉइंट 3 है। ठीक है, तो ये 7 3 आ गया, लिख देता हूँ इसको 7 3। अब ये 7 3 बताओ किसके इक्वल होगा। अगर एक और ऑर्डर पेयर में लिखना चाहूँ यहाँ पे, तो उसमें कौन कौन से नंबर डालने पड़ेंगे इन क्वेश्चन मार्क्स की जगह पे। अगर मैं कहूँ ये वाला ऑर्डर पेयर किसी और के भी इक्वल होगा, तो बताओ वो कौन सा होगा। यही होगा। यही होगा। अगर मैं 7 3 कह रहा हूँ और अगर मैं कहूँ कि यही वाला पॉइंट एक बार एक ऐसा पॉइंट बताओ जो यही बन जाए, तो भैया वो यही पॉइंट होगा और थोड़ा ना होगा। मैं ये थोड़ा कहूँगा हाँ सर ये वाला पॉइंट ना अब 5 3 पढ़ लो। कैसे पढ़ लो भैया, 5 3 तो किसी और जगह पे आएगा, बना के देख लो। x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 3, वो तो यहाँ आएगा, इस जगह पे थोड़ा ना आया। तो एक ऑर्डर्ड पेयर कब दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल होगा, जब वो खुद ही होगा, यानी कि गब्बर खुद गब्बर के ही बराबर होगा, ऐसे कह सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं कह रहा हूँ कि एक ऑर्डर्ड पेयर था 7 3 और वो किसी दूसरे ऑर्डर्ड पेयर ए बी के इक्वल होगा, कब, जब a की वैल्यू 7 के इक्वल होगी और b की वैल्यू 3 के इक्वल होगी। a की वैल्यू को 7 होना पड़ेगा और b की वैल्यू को 3 होना पड़ेगा, अदरवाइज वो इक्वल होंगे ही नहीं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे, जब उनकी x वाली वैल्यूज बराबर होंगी और उनकी y वाली वैल्यूज भी बराबर होंगी। ठीक है, साइन का भी फर्क डालने से आपको पता है कि कार्टेशियन पेपर पे या कार्टेशियन प्लेन पे उसकी प्लॉटिंग कहाँ होगी, किसी अलग जगह पे होगी। अगर मैं x की वैल्यू -7 ले लूँ तो वो यहाँ कहीं पे चला जाएगा और 3 यहाँ पे कहीं पे आएगा, तो ये तो -7 3 हो गया, ये तो और भी कहीं दूर चला गया। वो सेम पॉइंट कब होगा, जब वो सेम ही पॉइंट होगा। अब मैं इसको कैसे बताऊँ, समझ में आ गई क्या बात बताना चाहता हूँ मैं, कि कोई ऑर्डर्ड पेयर कब दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल होगा, जब उसकी x वाली वैल्यू और y वाली वैल्यू इक्वल होगी। ठीक है, बात आ रही समझ में। कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक बार और देख लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा एक सेट A था 2 3 एंड 7 और एक सेट B था 1 और 4, कुछ ऐसे था। ठीक है, तो अगर मैं अब यहाँ पे B क्रॉस A लिखूंगा तो इसका मतलब है B का A से, यानी कि पहले वाला जो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट आएगा वो सेट B का होगा, दूसरा वाली वैल्यू जो होगी वो सेट A की होगी। यानी कि इसको ऐसे लिखना पड़ेगा 1 2 1 3 1 7 4 2 4 3 4 7, और सारे ऑर्डर्ड पेयर के बीच में कॉमा जरूर डालना है, वरना यहाँ पे भी गलती हो जाएगी ये। तो ये प्रोडक्ट आएगा। यानी कि अब इसमें देख लो सबका जो पहली वाली वैल्यू थी वो सेट B के अंदर से लिए मैंने। ठीक है, और जो दूसरी वाली वैल्यू है वो कहाँ से आई है, सेट A से आई है, क्योंकि आपने B क्रॉस A दिखाया था। ठीक है, समझ में आ रही है बात क्या नहीं? आ रही है सर। अच्छा, इसमें वापस से एक स्टेप और कर लेते हैं, A क्रॉस B भी लिख लेते हैं।
कितना आएगा 2 1 2 4 3 1 3 4 7 1 7 4। ठीक है, ये ए क्रॉस बी है और ऊपर वाला था बी क्रॉस ए। अब ये दोनों के अंदर के एलिमेंट देखना सेम है, ये अंदर के वो सेट के एलिमेंट ही हैं। ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स हैं, जो बी क्रॉस ए के एलिमेंट्स है, क्या ये सेम है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 2 1 है, ये 1 2 है। ओहो, इतनी लेट रिप्लाई। चलो कोई नहीं, अभी रहने दो, बहुत शोर आ रहा है, बहुत तेज बोल रहे हो, मतलब कि आप लोग यहाँ आपके माइक में से बहुत तेज आवाज़ आ रही है। 2 1 1 2 के इक्वल नहीं हो सकता, 2 4 4 2 के इक्वल नहीं हो सकता, 3 1 1 3 के इक्वल नहीं हो सकता, 3 4 4 3 के इक्वल नहीं हो सकता, 7 1 1 7 के इक्वल नहीं है, 7 4 4 7 के इक्वल नहीं है। तो यानी कि ए क्रॉस बी कभी भी इक्वल नहीं होगा बी क्रॉस ए के। ठीक है, यानी कि जो या तो एलिमेंट्स बिल्कुल ही सेम हो दोनों के, तो आप मल्टीप्लाई करा रहे हो कि यानी कि सेट ए के भी एलिमेंट कितने हैं 1 1 और सेट बी के भी एलिमेंट क्या है 1 1। तो आप इनकी मल्टीप्लाई करा लो, तो यहाँ पे ए क्रॉस बी क्रॉस ए सेम है। लेकिन दो अगर डिफरेंट सेट्स हैं तो उनका प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। ये आपको समझ में आ गया ऊपर वाले एग्जांपल से। ठीक है, आगे बात समझ में? हाँ जी, आ गई। और एक चीज़ मैंने बता दी आपको, ऑर्डर पेयर वाली बात बता दी। ठीक है, ऑर्डर पेयर बता दिया आपको, कार्टेशियन प्रोडक्ट करना बता दिया। और अभी ऐसे पॉइंट साथ साथ जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे बताते जाएंगे। क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा हाँ, एक पॉइंट और बता देता हूँ, वो अभी एकदम से माइंड में आया था। मैं सोच रहा था कि मैं क्या पॉइंट बताना भूल रहा हूँ, अभी आ गया था दिमाग में, मैं फिर से बता रहा हूँ। देखो, अच्छा जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ए सेट के कितने एलिमेंट हैं, ए सेट के अंदर कितने मेंबर हैं 3, और बी सेट के कितने एलिमेंट हैं 2। ठीक है, तो ए सेट के एलिमेंट हम ऐसे लिखते हैं और बी सेट के एलिमेंट हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, लिखने का तरीका है ना, ये सेट वाले टाइम पे बता चुका हूँ। तो ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स कितने होंगे या बी क्रॉस ए के एलिमेंट्स कितने होंगे, वो होंगे दोनों के जो एलिमेंट्स थे उन दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, सेट ए के जो एलिमेंट थे, सेट बी के जो एलिमेंट थे, इन दोनों सेट के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करा दो, तो दोनों सेट के जो मल्टीप्लाई करके जो एलिमेंट्स आना चाहिए था वो आपको पता चल जाएगा, उनका काउंट पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे 2 थे, तो 3 और 2 की मल्टीप्लाई 6 होगी। तो ए क्रॉस बी देख लो या बी क्रॉस ए देख लो, कितने एलिमेंट्स आए 1 2 3 4 5 6, ऐसे नीचे भी कितने हैं 6 हैं। ठीक है, हाँ जी ठीक है, इतना समझ में आ गया बस। तो अब एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं हम 2.1। अच्छा जी, ये है इफ़ x अपॉन में 3 + 1 कॉमा y - 2 अपॉन 3। तो यानी कि एक ऑर्डर्ड पेयर है जिसके अंदर एक वैल्यू ये है और कॉमा के बाद दूसरी वैल्यू ये है, इक्वल टू 5/3 कॉमा 1/3। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, x और y को फाइंड करना है। तो यानी कि एक ऑर्डर्ड पेयर दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल दिखाया आपने, तो वो तो तभी हो सकता है जब इसकी x वाली पहली वाली जगह पे जो नंबर लिखा है वो दोनों तरफ सेम हो, और दूसरे कॉमा के बाद, यानी कि कॉमा के बाद जो दूसरा नंबर लिखा है वो दूसरी ऑर्डर पेयर के कॉमा के बाद जो नंबर लिखा है उसके बराबर हो, तब ये दोनों इक्वल हो सकते थे, अदरवाइज नहीं हो सकते थे। ठीक है, आपने इक्वल वाली कंडीशन डाली है तो ये तभी हो सकता है। इसका ये मतलब हो गया कि x अपॉन में 3 + 1 किसके इक्वल होगा 5/3 के, एंड y - 2/3 किसके इक्वल होगा 1/3 के। ठीक है, तो इसमें से x की वैल्यू सॉल्व करना तुम्हारे लिए कोई मुश्किल काम तो है नहीं, लेकिन इसको कर देते हैं। 5/3 -1/1 x/3 3 एलसीएम 5 - 3 x/3 2/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 2। अच्छा, यहाँ पे ऐसे ही देखो, तो y = 1/3 + 2/3, y कितना आ जाएगा 3 एलसीएम
कितना आएगा भाई, 1+2, 3/3, 1। तो y की वैल्यू कितनी होगी 1 और x की वैल्यू कितनी होगी 2 इस क्वेश्चन के लिए। आसान है, कोई दिक्कत नहीं थी इस क्वेश्चन में। नो सर। ओके आगे बढ़ते हैं। ओके अब वो कह रहा है इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स, सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, ठीक है, ऐसे ही लिख दिया मैंने, अभी क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं। और बी के अंदर कितने हैं, बी के अंदर आपको एलिमेंट्स दे रखे हैं 3 4 5, ठीक है। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो भाई आप इसको नौ। प्रॉपर आप लिख दो, प्रेजेंटेशन क्या होगी आपकी, आपके हिसाब से, आपके दिए हुए क्वेश्चन के हिसाब से ए के एलिमेंट हैं 3 और बी के एलिमेंट मैं काउंट कर सकता हूँ 1 2 3, ठीक है। तो ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स कितने होंगे, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा 9, आपको पता चल गया, आसान था ये भी। अगले क्वेश्चन में कह रहा है इफ जी जो है वो 7 8 है, अगर एक सेट जी है वो 7 8 के इक्वल हो और एच सेट 5 4 2 के इक्वल हो, तो जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी फाइंड करना है। ये तो सीख चुके हो ऊपर। तो जी क्रॉस एच कितना आएगा, ऑर्डर्ड पेयर बनाने, ये ध्यान रखना जल्दबाजी में ये ना हो कि ब्रैकेट भी ना बनाओ और कॉमे भी ना लगाओ, तो वो यहीं पे नंबर काटने हैं उन्होंने। जी एच में देखो मैं लिख रहा हूँ, काव्या देखना मेरे बेटे, मैं ये लिख रहा हूँ, सही लिख रहा हूँ ना, सही है। नो सर, क्यों, 7 और 5 आएगा, 7 पहले आएगा। 7 पहले आएगा, क्यों, क्या सोच के लगाया आप 7 पहले लगा रहे हो। सर जी क्रॉस एच है ना, हाँ तो जी के तो एलिमेंट, उसका पहला एलिमेंट, जी का पहला एलिमेंट 7 है। हाँ तो जी के एलिमेंट पहले आएंगे, एच के एलिमेंट बाद में आएंगे, ठीक है। हाँ, हाँ बाद में आएंगे। बिल्कुल सही आपने बताया, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ 7 5, 7 अगेन 5 लिख दिया मैंने, 4 और 7 2। अब एक चीज़ और समझाता हूँ, इसके अंदर क्या बच्चे गड़बड़ करते हैं या क्या सोच के बैठे होते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता शायद, ये लिख दिया, ठीक है। तो इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते थे। अच्छा सर कुछ और तरीका भी है लिखने का, नहीं नहीं कुछ और नहीं है, बस क्या है इसमें, जैसे 7 5 ये लिख दिया, फिर 8 5 लिख दिया, यानी कि इसमें ये वाली वैल्यू और ये वाला जो ऑर्डर पेयर है वो उठा के पहले लिख दिया, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सेट के अंदर एलिमेंट्स आगे पीछे लिख दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, रिपीट नहीं करने, और वो इसके हिसाब से ऑर्डर पेयर वो उल्टे भी नहीं लिख देने, यहाँ के हिसाब से देखोगे। वैसे तो सेट के अंदर जैसे देखते थे 7 4 और 3 है, यहाँ एक सेट लिख दूँ 3 4 और 7, ये दोनों एक ही तो हैं, बस आगे पीछे तो लिख दिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एलिमेंट के अंदर भी एक एक वैल्यू होती थी, यहाँ के एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर हैं, तो ऑर्डर्ड पेयर का एक सीक्वेंस तो सही होना चाहिए, यानी कि पहले 7 आना था बाद में 5, वो तो होना ही चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ कहीं पे आखिर में जाके लिख दूंगा तो ये गलत नहीं होगा। ये नहीं कि पहला नंबर 7 है तो मेरे को पहले 7 वाले ही सारे दिखाने हैं, नहीं आप 8 वाले पहले दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, 8 5 8 4 8 2 पहले दिखा दो, 7 वाले बाद में दिखा देना, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर का ऑर्डर आपको गलत नहीं लिखना। बोलो ये दूसरी पॉइंट आपको क्लियर हुआ, यस सर वो क्लियर। क्लियर हो गया ना कि Yes, sir. यहाँ पे 7 5 और 7 4 7 2 सारे इकट्ठे दिखाने जरूरी नहीं थे, ये हम इसलिए लिखते हैं कि हमारी गलती ना हो कि पहले 7 वाले सारे लिख लिए फिर 8 वाले सारे लिख लिए, लेकिन आप लिख सकते थे 7 5 फिर 8 5 फिर 7 4 फिर 8 4 लिखना है 8 4 लिखो, 8 2 लिखना है 8 2 लिखो, लेकिन ऑर्डर यही वाला चलेगा, पेयर यही वाला लिखा जाएगा, लेकिन वो किस जगह पे लिखा जाएगा वो आपकी चॉइस है, ठीक है ना। ये बात क्लियर होनी चाहिए सबको, गलती ना करना इसमें, क्योंकि आगे ऐसे पॉइंट्स हैं हमारे पास, फिर उस टाइम कंफ्यूज हो रहे हो कि सर ये कैसे हो गया, ये तो वहाँ पे उठा के आपने वहाँ लिख दिया। ऑर्डर होना पहला जी, हाँ सीक्वेंस उसी के हिसाब से होना चाहिए, पहले जी का ही होना चाहिए बाद में एच का ही होना चाहिए, बस। एच क्रॉस जी, ओके सर। एच क्रॉस जी, तो पहले मैं एच वाले लिखूंगा बाद में मैं जी वाले लिखूंगा। अब मैं सारे 5 वाले पहले लिख रहा हूँ, फिर 4 वाले फिर 2 वाले, ताकि मेरी मिस्टेक ना हो, इसलिए मैं पहले 5 के सारे कंप्लीट कर लूँगा, रीज़न ये है लिखने का ऐसा। और इसके बीच में कॉमा आपको लगाना है, ये भूल मत जाना, इसके नंबर काटेंगे टीचर फिर 5 7 फिर 5 8 फिर 4 7 4 8 फिर
27 28। और वो पूछ लेता कि क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं इक्वल, वो समझा चुका हूँ यहाँ पे, तो फिलहाल पूछा ही नहीं उन्होंने कि इक्वल है कि नहीं। ये सिर्फ इसलिए कहा है कि ये करके देखो, देखो तुम्हारे को लग रहा है भी इक्वल, तो आगे कहीं क्वेश्चन ऐसा पूछा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट। यहाँ पे कह रहा है कि इसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है ये बताओ। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। अगर वो फॉल्स स्टेटमेंट है तो उसको सही करके लिख दो। अच्छा जी, इतना बड़ा काम। फर्स्ट क्वेश्चन रीडेबल है, सबको नजर आ रहा है, रीड कर पा रहे हो? यस सर। हाँ, तो फर्स्ट पार्ट बेटा देखो। फर्स्ट पार्ट, इफ P is equal to Mn and Q set Nm, ठीक है, तो P क्रॉस Q कितना आएगा? P क्रॉस Q बताना। P क्रॉस Q ये सही लिखा है इनने? नहीं, गलत है। आपको समझ में आ रहा है? इसके 2 एलिमेंट हैं, इसके भी 2 एलिमेंट हैं, 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4, तो P क्रॉस Q में 4 एलिमेंट आने चाहिए थे या 4 ऑर्डर्ड पेयर आने चाहिए थे, आपने सिर्फ 2 लिखे हैं, तो ये तो इनकरेक्ट है। तो पहला वाला जो आपका स्टेटमेंट है वो है फॉल्स। ठीक है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, इसको ट्रू करते हैं। तो कर दो बस, Mn MM NN NM कॉमा कॉमा एंड कॉमा। मैं बाद में डालता हूँ ताकि वो बार बार कॉमा कॉमा के चक्कर में ब्रैकेट उल्टे उल्टे बन जाते हैं। तो यहाँ पे तो मेरे पास इरेजर है, आपके पास पेन होगा तो इरेजर नहीं होगा ना, तो बार बार कितनी कटिंग करोगे, अच्छा नहीं लगता फिर। सेकंड देखो जी, इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी समझ में आता है कि एम्प्टी सेट नहीं है, ये दोनों, इनमें से कोई भी एक एम्प्टी सेट नहीं है, और दोनों के दोनों वो कह रहे हैं नॉन एम्प्टी सेट है, यानी कि दोनों के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट है। ऐसा नहीं है कि क्यू सेट ऐसा कहीं बना दिया या क्यू सेट उन्होंने ऐसे कहीं बना दिया, ये नहीं है यहाँ पे फिलहाल। Then A cross B is a non-empty set of ordered pair XY such that X belongs to A and Y belongs to B। अब ये थोड़ा सा अटपटा लगा आपको कि यार ये कैसे स्टेटमेंट दे रही है। अब ये स्टेटमेंट मेरे को पता ही नहीं सही है कि गलत है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो जैसे भी ये सही है, देखो A क्रॉस B किसके इक्वल होगा, ये यहाँ आप देखो PQ वाले ऊपर वाले एग्जाम्पल से समझ लो, फिर AB वाले को कर लेंगे। पहले सेकंड पार्ट को ही छोड़ देते हैं, फर्स्ट पार्ट को मैं फिर सेकंड डाल रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट को ही मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये एक ऑर्डर्ड P और Q मल्टीप्लाई होके एक ऑर्डर्ड पेयर बना रहा है। हाँ जी बना रहा है, जिसके अंदर हर किसी के अंदर 2 टर्म्स हैं, पहली दूसरी पहली दूसरी पहली दूसरी पहली दूसरी, ठीक है। तो मैंने लिख दिया ऐसे कि हर ऑर्डर्ड पेयर जो बनेगा उसके अंदर 2 टर्म्स होंगी, वो x पहले वाली x को रिप्रेजेंट कर रही है और दूसरी वाली y को रिप्रेजेंट कर रही है, ऐसे मैंने कह दिया। सच दैट जो x वाली वैल्यू है वो किस सेट को बिलोंग करेगी, जो पहली वाली वैल्यू है वो पहले सेट को बिलोंग करेगी, और जो दूसरी वाली वैल्यू वो कौन से सेट को बिलोंग करेगी, दूसरी वाली को। हो तो यही रहना, आप हर किसी में देखो, पहले वाली वैल्यू पहले सेट को बिलोंग कर रही है, दूसरी वाली वैल्यू दूसरे सेट को बिलोंग कर रही है, पहले वाली वैल्यू पहले सेट को बिलोंग कर रही है, दूसरी वाली वैल्यू दूसरे सेट को बिलोंग कर रही है। और इन सारी वैल्यूज का अब कहोगे सर उसमें तो देखो mn चल रहा है, आप xy कैसे लिख सकते हो। मैंने अपने आप से दिखाया है कि हर ऑर्डर्ड पेयर जो बन रहा है वो x और y की फॉर्म में बन रहा है, तो पहले वाली हर वैल्यू को आप x मान के चल लो और दूसरी वाली हर वैल्यू को y मान के चल लो, वो होगी अलग अलग ही, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ इस तरीके से रिलेशन होगा उसका कि x वाली वैल्यू जो वो बिलोंग करेगी सेट A को, और जो y वाली वैल्यू वो बिलोंग करेगी सेट B को। और यहाँ पे एक चीज और लिख दी जाती है कि A और B दोनों जो सेट हैं वो कौन से सेट हैं, नॉन एम्प्टी सेट हैं, यानी कि फाई के इक्वल नहीं है वो। ये पूरी स्टेटमेंट दे दी मैंने इसके लिए, ठीक है। ये आ गया इसका सेट बिल्डर फॉर्म। 2 फॉर्म थी ना, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर के अंदर एलिमेंट्स क्लियर कट नजर आते थे, हाँ जी आ रहे हैं। रोस्टर के अंदर सेट बिल्डर के अंदर उसको एक स्टेटमेंट दे दी जाती थी, तो स्टेटमेंट दे दी कि ये ऑर्डर पेयर XY बन रहा है, जिसमें पहला जो X वाली वैल्यू हो पहले सेट को बिलोंग करेगी, दूसरी वाली वैल्यू दूसरे सेट को बिलोंग करेगी, और वो दोनों नॉन एम्प्टी सेट हैं, वो तो आपने कह दिया नॉन एम्प्टी सेट है, मैंने ऐसे भी लिख दिया। तो ये स्टेटमेंट आपने सही दी है कि ये
यहाँ देखो दोबारा से पढ़ा देता हूँ। ए बी के अंदर ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, दो नॉन एम्प्टी सेट हैं जैसे कि पी और क्यू। अब पी और क्यू की जगह ए बी लिख दो तुम इसी क्वेश्चन के अंदर, सेकंड वाले के अंदर, यानी कि जो फर्स्ट का सॉल्यूशन है वो सेकंड के लिए क्या कर सकते हो आप, पी की जगह ए लिख दो, क्यू की जगह बी लिख दो, तो सारा का सारा काम वैसे ही हो जाएगा जैसा हमारे को चाहिए। ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट। अब इसके लिए क्या लिखा उन्होंने, देन ए क्रॉस बी क्या होगा, इज ए नॉन एम्प्टी सेट। हाँ हमने देखो डेफिनेशन में दिया ए और बी क्या है, नॉन एम्प्टी सेट, हाँ होना चाहिए था। ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट, एक्स वाई होना चाहिए था सच दैट के लिए हम दो डॉट लगाते थे, कॉलन बनाते थे, यहाँ पे उन्होंने सच दैट लिख दिया वहाँ पे, ठीक है जी। एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, हाँ जी ठीक है, वाई बिलोंग टू सेट बी, हाँ जी ठीक है। ऐसे ही मेरा बन रहा था, ऐसे ही आपने लिखा है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। नहीं आई बात समझ में ना? सर हाँ बोलो। अगर वो एम्प्टी सेट्स होते तो उसमें एक्स वाई भी नहीं आते फिर? हाँ तो वही तो कह रहा हूँ ना, तभी तो नॉन एम्प्टी सेट बताया जाता है कि दो कार्टेशियन प्रोडक्ट, अगर एक सेट ए है 5 4 और एक सेट बी है एम्प्टी सेट, तो ए क्रॉस बी लिखूंगा क्या, देखना जरा 5, अब 5 के साथ कॉमा के साथ क्या डालूं, कद्दू। 4 के साथ क्या डालूं, कद्दू, मालूम ही नहीं ना। 5 बन जाएगा। यहाँ पे वैल्यू डालने के लिए कुछ है ही नहीं मेरे पास, वैल्यू डालने के लिए कुछ है ही नहीं, ये तो एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट का मतलब ये तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका कि 5 लिख दिया, लेकिन 5 होता थोड़ी ना वहाँ पे। 5 तो रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है कि हाँ जी खाली सेट को कैसे दिखाओगे, या तो ऐसे दिखा दो या फिर 5 बना देना। तो 5 का मतलब मैथमेटिकली हम समझते हैं कि खाली सेट है, उसके अंदर कुछ भी नहीं था। जब कुछ है ही नहीं तो यहाँ 5 थोड़ी ना बना के आऊँगा, क्या लिखूँ, लिख नहीं सकता। तो किसी भी जो एक एम्प्टी सेट है और एक नॉन एम्प्टी सेट है, इन दोनों का प्रोडक्ट एम्प्टी ही आएगा, एम्प्टी सेट ही बनेगा। तो इसके लिए ये लिखा ही नहीं जा सकता। तो ए क्रॉस बी क्या बनेगा, 5 बनेगा, ठीक है। इसलिए उन्होंने डेफिनेशन के अंदर बोला कि दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, तो नॉन एम्प्टी सेट में ही कोई ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। अगर एक भी एम्प्टी सेट है तो उसका ऑर्डर्ड पेयर ही नहीं बन पाएगा, वहां पे दोनों का प्रोडक्ट 5 के इक्वल होगा। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है सर। ठीक है। आ गई सर। आ गई सर। हाँ तो नॉन एम्प्टी सेट बोलना जरूरी था उसके लिए, क्योंकि एम्प्टी सेट अगर आ जाता तो भाई एम्प्टी सेट का एक नॉन एम्प्टी सेट से मल्टीप्लाई करके उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट एम्प्टी ही बनेगा, एम्प्टी सेट ही आएगा, उसमें कोई ऑर्डर्ड पेयर बनेगा ही नहीं। उस ऑर्डर्ड पेयर को मैं दिखा नहीं सकता, ठीक है जी। अब मेरे हिसाब से बच्चों को क्लियर हो गया। हाँ अपने डाउट अगर आप सामने ले आओगे तो ये जिन्होंने खूबसूरत सा ये टीका लगाया ना मेरे स्क्रीन पे, ये वाला टीका, ये हटा दो, इरेज करो। जब तक इरेज नहीं होगा मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा आगे एक भी। ये वाला डॉट जिसने लगाया ये हटाओ अपनी स्क्रीन से। अबे तुम्हारे पास ऑप्शन होता है यार इरेज करने का, इरेजर है तुम्हारे स्क्रीन पे, अब सबके स्क्रीन पे नजर आ रहा है। सर मेरी स्क्रीन पे नहीं है। सर मेरे स्क्रीन पे भी नहीं है। तो फिर ये कहाँ से आ गया, मैंने ही लगाया क्या? सर मेरी स्क्रीन पे तो है। ये देखो ये इरेज नहीं हो रहा, मेरी तरफ से नहीं है, ये आप में से किसी की तरफ से है, वरना मेरा इरेजर काम करता ना, इस पे इरेज नहीं कर पा रहा। यार रुको एक सेकंड, मैं रुको मैं ना, नहीं यार तुम्हारे पास, मेरा इरेजर भी नहीं काम कर रहा। तुम्हारे सबके पास इरेजर है, एनोटेशन आपकी स्टार्ट है, डिसेबल नहीं करी मैंने अभी। सर मेरे लैपटॉप में नहीं दिख रही। सर आप मीटिंग सेटिंग्स में जाकर मैंने नेम का ऑप्शन ऑन कर लो, तो वो करेगा, उसका नाम आ जाएगा। क्या करूं बताओ। आप मीटिंग की सेटिंग्स में जाओ, उसके अंदर शो द नेम ऑफ एनओटी की एक ऑप्शन होगा, उसे ऑन कर दो। किस चीज का ऑप्शन होगा? शो नेम ऑफ एनोट, अच्छा Yes, sir। तो कैसे शो करेगा, कहाँ शो कर रहा होगा मुझे ये? आपकी स्क्रीन पे। मेरी स्क्रीन पे नहीं नजर आ रहा है मेरे को, किसने करा ये? जब वो करेगा अगली बार, जब करेगा तब नजर आएगा ना, अभी तो हो चुका है। ये देखो वो डॉट चल रहा है ना साथ साथ, अब ये टीका लगा रहेगा मेरी स्क्रीन पे भी, तो मैं कैसे लिखूंगा बताओ? हटाओ यार, किसी की स्क्रीन पे तो, सबकी स्क्रीन पे दिख रहा है ये, तो सब जने एक बार अपना इरेजर ऑन, मेरी स्क्रीन में भी दिख रहा है। इरेजर ऑन करो। सर नहीं हो रहा इरेज। अच्छा फिर काव्या के यहाँ नहीं है, हिमांशु के यहाँ भी नहीं है, तो सिर्फ ये दिव्यांश और हार्दिक बसता यहाँ है। भी नहीं हुआ। हार्दिक के पास है पक्का, हार्दिक को नहीं सर। ऑपरेट करना नहीं आ रहा। नहीं सर मेरी स्क्रीन पे आ ही नहीं रहा है। तो कोई बाहर से करके चला गया है, और मेरा तो चालू नहीं है, देखो मेरा इरेजर काम नहीं कर रहा है इस पे। अगर मेरी स्क्रीन पे तो आ ही अगर मेरी स्क्रीन पे होता तो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ऊपर नीचे, तो फिर ये हटना चाहिए ना।
वो ऊपर चला जाना चाहिए, नहीं जा रहा तो मतलब कि कहीं ना कहीं से किसी ने बाहर से डॉट लगाया हुआ है, किसी और की स्क्रीन पे ये। मेरे रिकॉर्डिंग का सत्यानाश करो तुम, और क्या। सर 1 मिनट देखता हूँ, रुक जाओ। अच्छा अब ये देख रहा है बाबू, इसकी पिटाई करता हूँ। नहीं मतलब पहले कर चुका हूँ ना, मैं फिर से देखता हूँ। एक बार डॉट लगा के देखता हूँ, फिर क्लियर करके अबे देखता मत हूँ लगा कैसे हो डॉट। गया। मैं तुम सबकी एनोटेशन ही डिसेबल कर रहा हूँ। चलो अब कुछ भी नहीं कर पाओगे, ना इरेज कर पाओगे ना लगा पाओगे। सर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे बेटा, आप तुम ना चालू कर सकते ना हटा सकते। सर इसलिए हटेगा नहीं फिर? नहीं हटेगा तो मैं क्या करूँ। अब जब मीटिंग एंड हो जाएगी तो रीज्वाइन करोगे तो फिर दूसरी मीटिंग करेंगे स्टार्ट, तो फिर हो जाएगा। हाँ ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन आया। ए सेट कितना है? -1, 1। वो कह रहा है फाइंड ए क्रॉस ए। अब 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में थर्ड पार्ट दिखा है, वो रह गया। अभी रह गया, ओके। चलो यार पहले उसको थर्ड पार्ट को कर लेते हैं। वैसे ट्रू है उसका आंसर भी। वो कह रहा है इफ ए 1 2 के इक्वल है, सेट में 1 2 एलिमेंट है और बी सेट में भी 2 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस, हाँ तो वो एम्प्टी वाला पंगा अब यहाँ देख ही लो तुम। तो यहाँ पे कह रहा है ए सेट कितना है 1 2, बी सेट कितना है 3 4। अब हमें कहना है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 क्या 5 के इक्वल होगा, तो करके देख लेते हैं। यस सर होगा। देखो बी सेट एक नॉन एम्प्टी सेट है क्योंकि उसके अंदर 2 एलिमेंट हैं, और उसमें और 5 में क्या चीज इंटरसेक्शन, क्या मतलब कॉमन क्या होगा बी सेट के अंदर और एक 5 के अंदर, क्या कॉमन होगा 5 कॉमन होगा, कुछ 5, ठीक है ना, ये होगा। अब ए को मैं 5 से मल्टीप्लाई कराऊं तो क्या आएगा 5 ही आएगा, ठीक है। यानी कि एक सेट ए उसके अंदर एलिमेंट दिख रहे हैं, और 5 मतलब नल सेट, खाली सेट, तो खाली सेट के अंदर ए सेट के यानी कि एक एम्प्टी सेट और एक नॉन एम्प्टी सेट की प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी 5 के इक्वल होगा। और आपने कहा है कि ये भी किसके इक्वल आना चाहिए 5 के, तो यस ये ट्रू है, ठीक है। ये ट्रू है कि ये 5 के इक्वल ही आ रहा है। पहला स्टेप तो ये हो गया कि बी सेट में और 5 में कॉमन देख लिया, क्या है 5 कॉमन है, 5 लिख दिया। फिर ए और 5 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी, यानी कि 5 मतलब एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट और ए सेट का प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा 5 के इक्वल, तो ट्रू। यही आप पूछ रहे थे कि ये 5 के इक्वल है, यस ट्रू, ये 5 के इक्वल आ रहा है, ठीक है ना। कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो क्या लिखा है मैंने, किस तरीके से लिखा है? नहीं आया समझ में? आ गया सर। यानी कि ये इसके स्टेप्स हैं कि पहला स्टेप ये क्वेश्चन वाला पार्ट था, ये फर्स्ट स्टेप और ये आंसर वाला स्टेप, और आप यही कह रहे थे कि ये क्या इसका प्रोडक्ट क्या 5 है, यस ये 5 के इक्वल आ रहा है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली है और राइट हैंड साइड के इक्वल पहुंचा दिया। अब आ गया वो समझ में। अब ए सेट है -1, 1। अब वो कह रहा है कि ए को ए से मल्टीप्लाई करो, फिर ए से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 3 बार मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो इसमें देखें जरा क्या हो रहा है, करके देखते हैं। तो यानी कि एक सेट ए था -1 1, पहले इसको ए से ही मल्टीप्लाई कराते हैं, तो ए को ए से ही मल्टीप्लाई कराना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ तो कितना आएगा -1 -1, फिर -1 1, फिर 1 -1, फिर 1 1, ठीक है। अब ए क्रॉस ए को फिर ए से मल्टीप्लाई कराओ, ए क्रॉस ए कर चुके हो, ये रहा, फिर इसको ए से मल्टीप्लाई कराओ, कितना आएगा, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे भी, इसको इससे भी, फिर इसको इससे भी, इसको इससे भी, फिर इसको इससे भी, ऐसे करना है, ठीक है। तो क्या होगा -1 -1 -1। तो ये इसमें कितनी वैल्यूज आ रही हैं, एक ऑर्डर के अंदर कितनी वैल्यू आ रही है 1 2 3। तो ऑर्डर अभी तो पढ़ रहे थे ऑर्डर्ड पेयर, अब ये बन जाएगा ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। जब 3 सेट को मल्टीप्लाई कराते हो तो उसमें ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनता, उसमें ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बनता है, ठीक है। आ रही बात समझ में?
आ रही है ना बात समझ में? ऑर्डर सर ट्रिपलेट एक और एलिमेंट नहीं आएगा? यस सर। नहीं नहीं, एलिमेंट्स तो अभी सारे आएंगे, वैसे तो मैं सिर्फ करके बता रहा, मैंने पहले। नहीं नहीं, मेरा मतलब था कि एक और 1 नहीं आएगा सर? क्यों आएगा जी? पहले मैं इसको जब इससे करूंगा 1 से, तो 2 बार -1 है, एक बार ये -1 और आ गया। अब क्या होगा, 2 बार -1 और एक बार +1, इसकी इन दोनों से हो गई। ए की ए से मल्टीप्लाई करा दी मैंने, पहले वाले ऑर्डर पेयर की -1 से मल्टीप्लाई करा के पहला 2 ऑर्डर ट्रिपलेट बन गए। फिर अब क्या होगा, -1 1 -1, यानी कि अब इसको पहले 1 के साथ लिया और फिर इसको 1, पहले -1 के साथ लिया फिर 1 के साथ लिया, इस तरीके से -1 1 और 1। फिर क्या होगा, 1 -1, अब इसको ले रहा हूँ, ये इसके साथ पहले -1 फिर प्लस का 1, ठीक है। और फिर आगे कितना होगा, 1 1 -1, ओ ब्रैकेट गलत लगा दिया, और फिर क्या होगा 1 1 1, ठीक है। कितने एलिमेंट्स आए देखो, पहले A क्रॉस A में देख लो कितने एलिमेंट्स आए थे। A क्रॉस A में 4 एलिमेंट थे, यहाँ पे 2 एलिमेंट थे, 4 और 2 की मल्टीप्लाई कितनी होगी, 8, तो 8 एलिमेंट आने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है जी। आगे समझ में कि नहीं आया? आ गया ठीक सर। है सर। बस ये है इसके अंदर। अगले प्रश्न की ओर। वगैरह A क्रॉस B ये दे रखा है आपको, दिख रहा है आपको सबको? थोड़ा और बड़ा करता हूँ इसको यहाँ पे। अच्छा क्वेश्चन है। A क्रॉस B आपको दे रखा है, ब्रैकेट बंद कर दिया, यानी कि सारे एलिमेंट दे दिए A क्रॉस B के, ठीक है। ठीक है, अब वो कहता है A सेट को लिखो और B सेट को लिखो, क्या क्या होंगे। तो A क्रॉस B का मतलब क्या था, पहले किसके एलिमेंट आ रहे होंगे प्रोडक्ट के अंदर, A सेट के, एक सेट के। ठीक है। तो पहला एलिमेंट A को बिलोंग करेगा, दूसरे ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट A को बिलोंग करेगा, तीसरे वाले का भी और चौथे वाले का भी। तो क्या हो रहा है, A, B ऐसे लिखोगे। एक सेट के अंदर एलिमेंट्स रिपीट तो नहीं होते, यानी कि दूसरे वाला A हटाओ और दूसरे वाला B हटाओ, तो A क्रॉस B, यानी कि A सेट के एलिमेंट आ गए A, B, ठीक है। और दूसरे वाले जो एलिमेंट हैं वो किसके होंगे, वो B सेट के होंगे, X, Y। फिर से X, Y आ रहा तो रिपीट तो करोगे नहीं, तो A सेट और B सेट को लिखना था वो लिख दिया हमने। आया समझ में? नहीं आया? ऊपर आ गया। आ गया सर। आ गया सर। हिमांशु को नहीं आ आया, गया। ओके आ गया। आसान था ये तो, है ना, 7th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ही पूरा कॉपी नहीं हो पाएगा। वो कह रहा था कि A सेट, B सेट और C सेट आपको दे रखा है, D सेट भी दे रखा है। चलिए तो ये करके देखो क्या आएगा, तो करते हैं भाई। फिर फर्स्ट पार्ट जो है वो है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। वेरीफाई करना है, ये क्वेश्चन पूरा ना पढ़ लेते हैं एक बार, क्योंकि यहाँ पे पूरा कॉपी नहीं हुआ, साइज बड़ा था। वेरीफाई करना है इस चीज़ को, A B C D दे रखे हैं आपको, इस चीज़ को वेरीफाई करना है। पहले तो फर्स्ट पार्ट को ही देख लेते हैं, सेकंड पूरा हमारा कॉपी हुआ भी नहीं, तो उसको दोबारा कॉपी करेंगे। तो ये चीज़ इसके इक्वल आएगी। तो पहले फर्स्ट पार्ट का लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम। फर्स्ट पार्ट का लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, ये है। चलिए ठीक है जी। A सेट कितना है, 1, 2 क्रॉस। दूसरा सेट B सेट क्या है, सॉरी B का और C का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता था यार, कॉमन। कॉमन पार्ट। तो B और कॉमन पार्ट। हाँ कॉमन पार्ट। तो B और C में से कॉमन जो आ जाएगा वो भी एक सेट बन जाएगा। क्या चीज़ कॉमन है, B और C में से कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं। पाई।
फाइव। 5 ठीक है, 5 तो ऐसे तो नहीं लिखना ना, या तो खाली सेट लिखो या 5 लिखो, ऐसे लिख दिया 5। बी और सी में से तो कुछ कॉमन नहीं है। तो एक ए सेट का जिसके अंदर एलिमेंट दिख रहे हैं और बी इंटरसेक्शन सी में आ रहा है खाली सेट, नल सेट, एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट की किसी सेट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? एम्प्टी सेट आएगा। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया? लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करा तो मेरे पास आया एम्प्टी सेट। ठीक है, अब मैं राइट हैंड साइड को ले लेता हूँ जरा। बी क्रॉस ए, सॉरी ए क्रॉस बी, ए और बी का मल्टीप्लाई कराओ, करवाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो कितना आएगा? ए और बी की सेट की प्रोडक्ट करो तो कितना आएगा? 1 1, जितने ऑर्डर्ड पेयर हैं लिखने पड़ेंगे, 1 2 1 3 1 4 कॉमा 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 2 1 2 2 2 3 2 4 ब्रैकेट बंद। ठीक है, और इसका और कॉमन किस सेट का करना है? पूरा लिख दिया मैंने, इंटरसेक्शन। दूसरा क्या है जी? ए क्रॉस बी। करो भाई, मेहनत करो। ए क्रॉस सी है ना, ए क्रॉस सी, ए और सी कितना आएगा? 1 5 1 6। और मेरे बेटे और क्या आएगा? 2 5 2 6। दूसरा एलिमेंट था ए सेट का 2 2 5 एंड 2 6। देखना यार इन दोनों में से क्या कॉमन है। पहले इसमें से देखो, इसमें से और इसमें से, नीचे वाले में से क्या कॉमन है? 5 5। तो यही तो वेरीफाई करना था। लेफ्ट हैंड साइड भी 5 पे आके रुकी, राइट हैंड साइड भी 5 पे आके रुकी। हाँ जी सही है, 5 इक्वल होता है 5 के, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई। यहाँ पूरा क्वेश्चन वाला पार्ट लिख सकते हो कि हैंस ये और ये इक्वल है। ठीक है मेरे बेटे, आ गया होगा समझ में? यस सर। अगला पार्ट कॉपी करने से पहले यहाँ तो मैं स्क्रीन को इधर शिफ्ट करूँ। हाँ, ये सेट सबसेट और इसका समझो जरा। थोड़ा सा यहाँ तो ऐसा करता हूँ, व्यू छोटा करता हूँ इसका। अब सेकंड पार्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट वाले को उड़ा देते हैं जरा। उड़ जाओ भाई, ये उड़ेगा नहीं, देखना अभी खुद उसको गायब कर देगा। अभी खुद तो सामने आएगा ही आएगा। अब वो कहता है ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो सबसेट वाली बात तो तुम्हें मालूम ही है ना, याद है सबसेट? कभी हमने किसी जमाने में पढ़ा था? कब Yes, कब sir. पढ़ा था? पहले पढ़ा था, 1 महीना पहले। फर्स्ट चैप्टर 1 में पढ़ा था, तो अब तक तो भूल ही गए होगे, पक्की बात है। नो सर। चलो फिर ठीक है, मैं करा रहा हूँ। ए क्रॉस सी ऊपर करा था अभी, ए क्रॉस सी कॉपी कर लूँ वहीं से ही। हाँ दोनों कर रखे हैं, तो यहीं से समझा देता हूँ यार प्रॉपरली। दोबारा क्या लिखूँ मैं? ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, यानी कि ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ए क्रॉस सी हमने करा है वैसे, हाँ करा हुआ है। बी क्रॉस डी नहीं करा यार, बी क्रॉस डी करना पड़ेगा। तो ये कॉपी कर लेता हूँ फिर, यहाँ से देख के काम नहीं करेगा। ए क्रॉस सी कौन सा वाला था? पहले वाला। ये करा कॉपी 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 कॉपी, और यहाँ पे करा हमने पेस्ट। सर गलत कर दिया आपने, अभी पिटाई करूंगा तुम्हारी। गलत कैसे? नीचे वाला था। नीचे वाला था सर। जब कॉपी पेस्ट कर लिया तब बता रहे हो? कॉपी और पेस्ट, ठीक है जी। और अब क्या करना है? बी क्रॉस डी। इससे बढ़िया तो मैं कर ही लेता, कॉपी करने की जरूरत ही क्या थी? 4 ही नंबर तो लिखने थे, 4 ऑर्डर्ड पेयर। अच्छा बी क्रॉस डी कितना है जी? बी और डी देखो, बी और डी, बी और डी, ओहो
4 एलिमेंट इसके, 4 एलिमेंट इसके, तो टोटल कितने प्रोडक्ट में कितने आने वाले हैं? 16। लिख के देख लेते हैं, देखो क्या होगा। 1 5 1 6 1 7 1 8, फिर 2 5 2 6 2 7 2 8, फिर 3 5 3 6 3 7 3 8। देखा ना कॉमा कितना गंदा बना। और उसके बाद क्या है? 4 4 5 4 6 4 7 और 4 8। क्या A क्रॉस B में जो एलिमेंट है क्या B क्रॉस D में है? 1 5 इसके अंदर है, यस है। 1 6 है, यस है। 2 5 2 5 ये रहा, 2 5 2 6 ये रहा। तो इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं ना, जब आ रहे हैं तो वो सबसेट होगा। तो यस, A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। A और C का जो मल्टीप्लाई करके आ रहा था, A क्रॉस C जो भी था वो B क्रॉस D के अंदर था, तभी तो सबसेट होता, अदरवाइज नहीं होता। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई सर। आ गई सर। अगले प्रश्न को करते हैं 8वां। वो कह रहा है लेट ए सेट जो है वो है 1 2, बी सेट है 3 4, ए क्रॉस बी, राइट ए क्रॉस बी। चलिए लिखते हैं ए क्रॉस बी 1 3 1 4 2 3 2 4। हाउ मेनी सबसेट्स? ओहो, सबसेट्स की बात कर रहा है। ए क्रॉस बी है, चलिए वो बताते हैं कितने सबसेट्स होंगे। और लिस्ट देम, ये फंसा दिया हमने। लिस्ट देम मतलब अब उसको लिख के भी दिखाओ। सबसेट्स कितने होते थे, कैसे पता लगाते थे? कैसे पता लगाते थे बताओ, देखता हूँ याद है तुम्हें कि नहीं। एक सेट के अंदर अगर 5 एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट है या 5 एलिमेंट है, एक सेट के अंदर 5 एलिमेंट है, तो उसके कितने सबसेट होंगे? याद है तो बताओ। उसकी पावर कर देंगे 2 4। हाँ, क्या क्या क्या? दिव्यांश कुछ बोला था बेटा, रिपीट करो। 2 2 into the into power number of elements। 2 की पावर n। 2 की पावर n, और n क्या चीज होती थी? नंबर ऑफ एलिमेंट। एकदम सही, एकदम सही। तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स आए हैं? 4। ठीक है, तो इसके सबसेट्स कितने होंगे? सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B कितने होंगे? 2 की पावर 4, यही होगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो 16 ऑर्डर्ड पेयर मुझे लिखने हैं, यानी कि 16 मुझे सबसेट्स लिखने हैं, नॉट ऑर्डर्ड पेयर, सबसेट्स लिखने हैं। तो लिखो जी, सबसेट्स कैसे होते थे? वो स्क्रीन पे ये भी दिखता रहे और ये भी दिखता रहे। तो ऐसा करता हूँ, क्या करूँ यार, वो भी दिखता रहे और ये भी दिखता रहे, क्योंकि मुझे तो 16 लिखने हैं ना, तो स्पेस चाहिए रहेगा मुझे। तो चलो लिखना शुरू कर देते हैं, थोड़ा छोटा छोटा। सारे के सारे एलिमेंट जो भी होंगे वो खुद सबसेट होंगे ही होंगे उसका। तो यानी कि हर ऑर्डर्ड पेयर को सबसे पहला काम होगा ब्रैकेट में डाल दो, करली ब्रैकेट के अंदर 1 3 1 4 2 3 और 2 4। ठीक है, सिंगल सिंगल इस कलर से ले लिए। अब डबल वाले में ले लेता हूँ ब्लू कलर से। अब मैं इसका इसके साथ भी ले रहा हूँ, इसका इसके साथ भी ले रहा हूँ, इसका इसके साथ भी ले रहा हूँ। तो क्या लिया मैंने? 1 3 1 4, फिर 1 3 2 3। ये ब्रैकेट है ना, ये कंफ्यूज करते हैं। 2 3, फिर बोलो 1 3 2 4। ठीक है, ये हो गया इसके साथ। अब ऐसा करते हैं, 1 4 के साथ ले लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ मैं ग्रीन कलर से। 1 4 के साथ 2 3 आएगा। ये लिखा तो नहीं है ना पहले, ये देखते रहना। तो इसलिए कलर में अलग अलग ले रहा हूँ ताकि कुछ ऐसी मिसमैच होने वाली बात ही ना रहे।
1 4 का 2 4 के साथ भी होगा, ठीक है। और कुछ छूटा तो नहीं ना? 1 4 का 1 3 ये लिख चुका हूँ, 1 4 का 1 3। बस आगे क्या हुआ इसमें, ये जो सेट बना इसके अंदर एलिमेंट आगे पीछे ही तो लिखे होंगे। 1 4 1 3 की जगह पे 1 3 की जगह पे 1 4 और 1 4 की जगह पे 1 3 आगे पीछे लिख दूँ तो सेट तो वही रिपीट कर दिया ना, इसका मतलब। तो समझ पा रहे हो? अब 1 4 को 1 3 के साथ दोबारा नहीं करूँगा, ये हो चुका पहले। बोल ही नहीं रहे यार तुम लोग तो यार। अच्छा अब क्या करूँ, 3 3 का लेना शुरू कर दूँ। 1 3 1 4 2 3 1 3 1 4 2 3। फिर ये 2 3 है यार, ये अब ज़्यादा छोटा लिखने से ना थोड़ा सा गड़बड़ भी आ रही है। अच्छा अब क्या करूँ, 1 3 ले लेता हूँ, 1 4 ले लेता हूँ और 2 4 ले लेता हूँ लास्ट वाला, ठीक है। आप कौन सा लूँ? 1 4 2 3 और 2 4 ले लेता हूँ, लास्ट के 3 ले लिए, ठीक है। ये हो गया। सर ये नहीं आ रहा। ये नहीं आ रहा ये वाला भाई, पहले 3 ले लिया ना, 3 3 का बनाया, इसको लिया इसको लिया इसको लिया, एक ये हो गया, ठीक है। फिर लिया मैंने पहले वाले को, तीसरे वाले को और चौथे वाले को, इन तीनों को इकट्ठा किया, ये भी हो सकता है, ठीक है। हो गया 3 3 का। अब मैंने इसके बाद लिया दूसरे वाले को, तीसरे वाले को और चौथे वाले को, ये लिया लास्ट में। 3 3 को मिला रहा हूँ एक साथ, ठीक है। 3 3 को ले रहा हूँ। तो कितने हो गए? मेरे ख्याल से लगभग सारे हो चुके हैं, एक लास्ट ये रह गया सबका। तो ये अब हो गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ही हुए यार, अभी तो 4 रह गए और एक 13वां ये खुद हो गया पूरा। कौन सा मिस कर दिया हमने? इतने सारे मिस हो चुके हैं भाई। इन दोनों को लिया, इन दोनों को लिया, इन दोनों को भी लिया, इन दोनों को लिया, इन दोनों को लिया, इन दोनों को लिया। 1 4 और 2 4 लिया, 1 4 2 4 ये ले लिया, 1 4 2 3 ये ले लिया, 1 3 1 4 ये ले लिया, 1 3 2 3 ये ले लिया, 2 3 2 4 ले लिया, 2 3 2 4 हो चुका है। नहीं 2 3 2 4 कहाँ हुआ है? नहीं हुआ था 2 3 2 4, 2 3 2 4 नहीं हुआ। तुम लोग बता भी नहीं रही हो यार। और बताओ, 2 2 वाले सारे हो गए। 1 3 1 4 1 3 1 4 1 3 2 3 1 3 2 4 हो गया, 1 4 2 3 हो गया, 1 4 2 4 हो गया, 2 3 2 4 अब लिख दिया, ओके। अब 3 3 वाले में कुछ रह गए यहाँ, तो 1 3 1 4 2 3 1 3 1 4 2 4 ओके, 1 4 2 3 2 4 हाँ हो गया। 1 3 2 3 2 4 ये नहीं हुआ होगा। इसको देखो, इसको तीसरे वाले को और चौथे वाले को, पहला तीसरा और चौथा नहीं लिया शायद कहीं पे। 1 3 2 3 नहीं लिया, 1 3 2 3 और 2 4 भी नहीं लिया, 1 3 2 3 और 2 4 ये कहीं पे नहीं लिया। आगे पीछे कुछ भी हो, ये वाला ऑर्डर पेयर आगे पीछे कहीं पे लिखा हो, रिपीट नहीं होना चाहिए ये सारे, ये तीनों के तीनों कहीं और नहीं होंगे, नहीं है। तो अब देखो कितने हो गए, एक चारों वाला रह गया। तो अगर ये 15 हो चुके हैं तो 16वां तो सबको मिला के लिख देना है। एक 5 भी तो होता है, वो 5 नहीं लिखा सबसे पहले, इसको बताया भी नहीं तुम लोगों ने। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए। और सारा का सारा मिला दो कि 1 3 1 4 2 3 2 4 16 लिखने में हमेशा दिक्कत आती है। तो ये सारे हो गए सबसेट्स, ठीक है जी। 5 भी तो होता ही है ना, और ये बता भी नहीं रहे हो स्टार्टिंग में। चलिए ये 16 के 16 सबसेट लिख दिए। और ये कुछ करने का तरीका ऐसा रहेगा, इनको दोबारा से लिख के देखना क्योंकि कन्फ्यूज़न बच्चों को आती है इसमें। कोई और सामने लिख रहा हो तो बड़ा आसान लगता है, जब खुद लिखने बैठो असली मजा तभी आता है। 9th क्वेश्चन, let A and B be
टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट ए 3, यानी कि ए सेट के मेंबर हैं 3, यानी कि अगर मैं ए सेट को लिखूं तो वो होगा 1 2 3 ऐसे, ठीक है। बी सेट के जो एलिमेंट हैं उनका काउंट है 2, यानी कि बी सेट के अंदर 2 खाने बचे हैं हमारे पास लिखने के लिए, ठीक है जी, बचे होंगे। इफ x, y, 2, z, 1 आर इन a क्रॉस बी, a क्रॉस बी के अंदर ये एलिमेंट्स आ रहे हैं, यानी कि x1 भी आ रहा है, y2 भी आ रहा है, z1 भी आ रहा है, और भी आ रहे होंगे क्योंकि 3 इसके अंदर 2 इसके अंदर, टोटल 6 आने चाहिए। 3 इन्होंने दे दिए, 3 रह गए, टोटल 6 होने चाहिए थे, 3 आपने दे दिए। आज ब्रैकेट बहुत गंदा बन रहा है तो इग्नोर करना उस बात को, क्योंकि ना मेरा टारगेट अभी ब्रैकेट बनाने का नहीं है ना, समझाने का है, तो कभी कभी पेन टैप पे से सही से हाथ चलता नहीं है। कोशिश करता हूँ दोबारा से साफ़ बना देता हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि सर ने बहुत बेकार बना दे दिया आज। सही तो ऐसा ना, सही तो होता है ब्रैकेट है बेटे, आवाज़ नहीं आई मेरे पास सही से। मैं कह रहा था सही तो है, सही लग रहा था। सही लग रहा था, अरे वाह फिर तो मज़ा आ गया। चलो ए क्रॉस बी के अंदर ये 3 इसके मेंबर हैं, यानी कि इफ़ ये आर इन ए क्रॉस बी, ना उन्होंने लिखा मेंबर है ना उन्होंने लिखा कि एलिमेंट है, तो आप इसको जो पढ़ते हो ऑर्डर पेयर मेंबर एलिमेंट जो पढ़ना पढ़ लो। फाइंड ए एंड बी वेयर एक्स वाई एंड जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तीनों सेम नहीं है, एक्स वाई और जेड वो तीनों एलिमेंट सेम नहीं है, ठीक है। एक्स वाई जेड आपने लिख ही दिया तो मैं अलग ही मानूंगा वैसे ही उनको, ठीक है जी। अब पहला किसका मेंबर होना चाहिए, पहला ए का होना चाहिए, यानी कि ये ए का होना चाहिए, ये ए का होना चाहिए और ये ए का होना चाहिए। तो ए के अंदर एक्स भी आएगा, वाई भी आएगा, जेड भी आएगा, एक्स भी आएगा, वाई भी आएगा और जेड भी आएगा, तीनों मेंबर मिल गए ए के। और दूसरे वाले किसके होंगे, बी के, ये बी का होगा, ये बी का होगा और ये बी का होगा। तो 1 2 और 1, 1 2 और 1 तो रिपीट नहीं करूंगा ना, 1 2 बस है ना, 1 रिपीट नहीं करूंगा। तो मेरे बेटे आप समझ पाए होंगे कि क्या था इसके अंदर। ए सेट भी कंप्लीट हो गया और बी सेट भी कंप्लीट हो गया, तो मेरे को यही लिखना था फाइंड ए एंड बी, ए को और बी को फाइंड करना था, वो मैंने कर दिया। तो ये चीज़ नीचे लिखनी चाहिए थी, चलो यहीं से कॉपी पेस्ट मार दूँ ताकि पढ़ने वाले को ये ना लगे ना कि पहले आंसर दे दिया फिर क्वेश्चन वाला पार्ट क्यों लिखा हुआ है। तो मेरा लिखने का कुछ ना तरीका ऐसा ही है कि मैं क्वेश्चन को चाहता हूँ कि उतनी कम से कम स्क्रीन पे ही कर दो ताकि इधर उधर भागना ना पड़े बार बार। तो उस आदत के मद्दे नज़र ये जो चीज़ है ना थोड़ी सी अटपटी हो जाती है कि पहले तो आंसर लिख दिया गया फिर क्वेश्चन वाला पार्ट डाल दिया गया, समझ में नहीं आया, तो फिर पहले क्वेश्चन वाला पार्ट है फिर उसका सॉल्यूशन आ गया नीचे। समझ पाए हो? यस सर। तो ये हमने पढ़ा है आज कार्टेशियन प्रोडक्ट को। और है कोई क्वेश्चन? मेरे ख्याल से 9 ही है, और 10 भी है, 10वां भी है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। कर डालो, काम तमाम कर डालो। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट्स, 9 एलिमेंट्स आ रहे हैं। ए क्रॉस ए के जो काउंट है वो 9 है, तो दोनों में सेम होने चाहिए। ए का भाई जितने मेंबर इसके पास होंगे उतने ही इसके पास होंगे, और इन दोनों का प्रोडक्ट ये आना चाहिए। यानी कि ये कह सकते हो ना, अगर ए के पास मानो कि ए के पास एक्स मेंबर है, तो भाई ए के पास एक्स मेंबर है तो अब दूसरी बार दोबारा थोड़ा ना बोलूँगा कि ए के पास फिर से देखो एक्स मेंबर है। तो ए क्रॉस ए का मतलब क्या हुआ, ये ए क्रॉस ए ये होना चाहिए एक्स इंटू एक्स। यही फॉर्मूला कहता था ना कि अगर एक सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, दूसरे सेट के अंदर भी जितने भी एलिमेंट होंगे, मानो कि एक सेट बी होता और उसके अंदर ए सेट के अंदर, मेरे बेटे सुनो, ए सेट के अंदर अगर 3 एलिमेंट होते और बी सेट के अंदर अगर 5 एलिमेंट होते, तो ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट होते बताओ? 15। 5 और 3 की मल्टीप्लाई, यानी कि 3 पहले लिख दो 5 बाद में लिख दो। फिलहाल यहाँ की मल्टीप्लाई से ऑर्डर का फर्क नहीं पड़ेगा, पहले 5 भी लिख सकते थे, पहले 3 भी लिख सकते थे, डजेंट मैटर। 15 आ गया, ठीक है। तो इसी के हिसाब से ये लिखा रहने दो, समझ में आ रहा है ये, या हटा दूं? ये चीज़ क्लियर है ना? लिखा रहने देता हूँ। ये एग्जाम्पल है ये मेरी तरफ से, ये वाला, ठीक है। तो अगर ए के अंदर एक्स एलिमेंट है तो ए क्रॉस ए के अंदर कितने एलिमेंट होने चाहिए? एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कराओगे,
यानी कि क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर, और क्वेश्चन के हिसाब से वो कितने हैं 9, तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर है 9 के, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी √9 यानी कि 3। प्लस माइनस तो दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट नेगेटिव थोड़ी ना होंगे, काउंट में नेगेटिव थोड़ी ना करोगे, -1 -2, मेरे पास कितने रुपए हैं -1 लाख रुपए हैं, कान पे चपेटा पड़ेगा कस के, 1 लाख रुपए हैं तो प्लस 1 लाख रुपए हैं, वो माइनस का 1 लाख का कोई मतलब नहीं होता भाई, ठीक है ना मेरे बेटे। ये 3 समझ में आया क्या नहीं आया, या तुम्हारे कान पे मारूं कस के एक? आ गया सर। आ गया। ठीक है, तो ए के एलिमेंट हो गए 3, ठीक है, इतना लंबा करके दिखाने की वैसे जरूरत नहीं थी, तो ऑरली समझ में आ जाता था अपने को। ये हटा देता हूँ यार, ये क्यों लिखा हुआ है बेकार में। आगे और 9 एलिमेंट्स अमंग विच आर फाउंड इतना एंड इतना, उसके जो ए क्रॉस ए के जो एलिमेंट हैं वो हमें दे भी रखे हैं, कुछ एक कि वो -1 0 एक ये भी आएगा और 0 1 भी आएगा। तो फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ सेट ए क्रॉस ए, यानी कि ए क्रॉस ए के जितने रिमेनिंग एलिमेंट्स या जितने आने चाहिए थे वो भी लिख दो, और ए के अंदर कितने एलिमेंट होंगे ये लिखो पहले। तो सबसे पहले तो ए के एलिमेंट ढूंढने पड़ेंगे। -1 0 1। ये भी ए का पार्ट है, ये भी ए का पार्ट है, ये भी ए का पार्ट है, ये भी ए का पार्ट है। जब ए सेट को मैं ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यानी कि हर ऑर्डर्ड पेयर का पहला और दूसरा एलिमेंट ए को ही बिलोंग करेगा, तो पहला भी एक हो दूसरा भी एक हो, दूसरे ऑर्डर पेयर का पहला भी एक हो दूसरा भी एक हो, तीसरा होता तो तीसरे का पहला भी एक हो, तीसरे का पहला भी ए को बिलोंग करेगा, दूसरा भी ए को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो -1 ए का पार्ट होना चाहिए था, 0 भी ए का पार्ट होना चाहिए था, फिर 0 भी ए का पार्ट होना चाहिए था, 1 भी ए का पार्ट होना, लेकिन रिपीट थोड़ी ना करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे, हटा दो, 1 रिपीट नहीं हो रहा, तो ए के 3 एलिमेंट बनने चाहिए थे, हमने बना दिया, ठीक है। -1 0 1, तो ए बन गया -1 0 1। इसमें ए से ही मल्टीप्लाई कराना है, इसलिए मैं दोबारा से लिख रहा हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे। ए क्रॉस ए कर दो, कितना आएगा लिख दो लो मेरे साथ, -1 -1 -1 0 -1 1, फिर 0 -1 0 0 0 1, फिर 1 -1 1 0 1 1, कॉमा 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 और कॉमा। कितने एलिमेंट होंगे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। वो कह रहा था रिमेनिंग लिख देना, ऐसे कुछ बोला ना, रिमेनिंग लिखना है, तो जो उनसे जानते हैं वो हटा दो, -1 0 0 1 -1 0 -1 0, और कौन सा था यार 0 1, रिमेनिंग लिख दिए, रिमेनिंग लिख दिए, ठीक है। क्लियर है ना, यही दो हटाने थे ना, हाँ जी सर क्लियर है। बस ये रिमेनिंग ही डालना है यहाँ पे, कहीं पे ए क्रॉस ए में डाल दो तो फिर दो एलिमेंट कहाँ गए वाले, या फिर पूरा ही लिख देना, आपके वो टीचर समझ जाएगा। अरे इतना बेचारा बच्चा क्या करेगा यार, कहाँ तक करेगा इस चीज़ को। आया समझ में, आज की क्लास की बातें समझ में आई, कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ पाए? हाँ जी सर आ गया। हाँ, अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सारा इस्तेमाल हमने करना है रिलेशंस में एंड देन फंक्शंस